नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और खबरदार आज आप सागर किनारे से देखने वाले हैं क्योंकि पहले दौर का मतदान हुआ और अब जो दूसरे दौर का मतदान होगा वो यहाँ गोवा में होगा, उत्तराखंड में होगा और यूपी में तो होगा ही। लेकिन जिस तरीके से सागर की जो लहरें होती हैं ना, वो एक बार आती हैं तो आपके पांव के नीचे से मिट्टी को खींचते हुए चली जाती हैं, रेत को खींचते हुए चली जाती हैं। वो भारत की सियासत में या यूं कहें कि सियासत में पूरी तरीके से फिट होता है। तो हम आपको यहाँ की राजनीति के बारे में बताएं या फिर किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अब भिड़ गई हैं सत्ता हासिल करने के लिए, उससे पहले जरा हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लें क्योंकि मुख्य मुद्दा तो आज उत्तर प्रदेश ही रहा, जहां पर चुनाव का पहला चरण आज पूरा हुआ है। उस पर हमारा खास फोकस रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल का राउंड 1, 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कर दिया। 643 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया। आज खबरदार में हम पहले चरण की 58 सीटों का इतिहास और गणित सब आपको समझाएंगे और मतदान दिवस पर मतदाताओं के मन की बात से भी आपको रूबरू करवाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हिजाब पर जारी विवाद की, जिसको लेकर सड़क पर शुरू हुए प्रदर्शन की बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट में आज बड़ी बेंच ने इस मामले की सुनवाई की लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया। हालांकि ये निर्देश दे दिए कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक स्कूल कॉलेज खोले जाए और धार्मिक पहनावों पर बैन रखा जाए। वैसे आपने ध्यान दिया होगा कि हिजाब विवाद में पाकिस्तान को अपने लिए सुनहरा मौका दिखाई दे रहा है, इसीलिए आज पाकिस्तान को भी आईना दिखाने का समय आ गया है, जो भारत में हिजाब विवाद पर मुस्लिम महिलाओं के प्रति फर्जी संवेदनाओं का इजहार करने में जुटा है। आज भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी डोज मिली कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर प्रवचन देने वाला पाकिस्तान को आज खबरदार में हम बेनकाब कर देने वाले फैक्ट्स लेकर आए हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात हम उत्तर प्रदेश की ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान आज पूर्ण हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं और जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है वो 60.14% है। हालांकि सुनकर एक स्वस्थ वोटिंग परसेंटेज जरूर है, लेकिन इसी दौर में अगर पिछले बार की हम बात करें तो तब 64.56% मतदान हुआ था। आज पश्चिमी यूपी की जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है वो प्रदेश के 11 जिलों से आती हैं। इनमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा हैं। इन 11 जिलों की 58 सीटों में 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इन मतदाताओं ने राजनीतिक पार्टियों के कुल 623 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में दर्ज किया। यूपी का किला फतेह करने के लिए पश्चिमी दरवाजे से घुसना सबसे मुश्किल रहा है, लेकिन जिसने भी पश्चिमी यूपी में जीत का परचम लहराया उसे सत्ता पाने से कोई रोक नहीं पाया है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने पश्चिमी यूपी में अपना प्रचार प्रसार फुल फोर्स के साथ किया और आज मतदाता भी पूरे मूड में नजर आए हैं। वो ईवीएम मशीन का बटन फुल फोर्स के साथ दबाते रहे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार की किस्मत लिखते रहे। चुनावों के समय मतदाताओं के पास इकलौती सुपर पावर है मतदान और चुनावी त्योहार में आज उन्होंने अपनी इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के उत्थान के लिए मतदाता इस सुपर पावर का इस्तेमाल करते रहे। वोट डालना बहुत एसेंशियल हो जाता है बिकॉज नेक्स्ट आने वाले इयर्स की डेवलपमेंट का क्वेश्चन होता है, इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने क्लिक करा उसके बाद साउंड आई, बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आई कि मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वोट डालकर पता भी नहीं था। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ और इसी के साथ यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने ईवीएम का बटन जितना जोर से हो सकता था दबाया। सुबह 7 बजे से ही यूपी के 2 करोड़ 27,83,739 मतदाता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 623 उम्मीदवारों को वोट देने निकल पड़े। 11 जिलों की 58 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में वोटिंग के लिए 25,849 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मजदूरों का रोजगार हो, सब में एकता हो। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? मुद्दा रोजगार का है जी, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिले। हमारे लिए मुद्दा यही है, उसका सुरक्षा का, फिरौती का, लूटमार का, किडनैपिंग का। अगर इससे हम बचे रहेंगे रोटी तो खाने को मिल ही जाएगी। तो धर्म पे बात नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और क्या नाम है
डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, धर्म की राजनीति मतलब लोग पढ़ चुके हैं, सब चीजें समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कोई योग्य बैठे जो सबका भला करे, थोड़ी महंगाई कम हो, औरतों को अच्छे से सिक्योरिटी मिले। गुंडा राज खत्म होना चाहिए। एक लड़की की सुरक्षा सबसे पहले आती है। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा अभी तक है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं का जो जोश है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा। ये देखिए बुजुर्ग यहाँ पर जो हैं वो हमारे साथ हैं। क्या सोच के वोट देखो, विकास के लिए वोट करेंगे, यहाँ सुरक्षा हो, विकास हो बढ़िया। यही रास्ते, ये गरीबों को सहायता, बड़े बुढ़ों को कुछ मिले। पहले चरण के मतदान से पहले ही सुबह सुबह पीएम मोदी ने जनता से वोटिंग की अपील भी की और इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। एक तरफ पीएम ने जनता से अपील की कि वो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ की और उम्मीद की कि मतदाता उनके पक्ष में ही वोट करेंगे। मुद्दों के तौर पर अगर बात करें तो सड़क विकास और मंदिर का मुद्दा, चूंकि मथुरा का ऐलान हुआ था कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा का भव्य मंदिर बनेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासत का एक रंग यहाँ जरूर नजर आ रहा है। बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। इस बार भर्तियां काफी निकली हैं, टीचर्स की तो बहुत ही निकली हैं और कोई विवाद भी नहीं हुआ है। बिजली के मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं और बिजली के दामों को लेकर के भी कई लोग परेशान हैं। तो हो तो गया है, अब कम कर तो दिया है और क्या करेंगे। कुछ लोगों से जो हमने बातचीत किया, उनका ये कहना था कि यहाँ पर महंगाई, रोजगार और दूसरे जो मुद्दे हैं वो हैं और उसको लेकर के बच्चों की जो पढ़ाई है उसके लिए फीस कम होनी चाहिए। ये तमाम तरीके के मुद्दे लेकर के ये महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं और सारी जो पूरी लाइन है ये महिलाओं की है। यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। इन अलग अलग जिलों में विधानसभा सीटों की स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं। जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें आगरा की 9, मेरठ की 7, अलीगढ़ की 7, हापुड़ की 3, बुलंदशहर की 7, मुजफ्फरनगर की 6, गाजियाबाद की 5, मथुरा की 5, शामली की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3 और बागपत की 3 सीटें थी। उत्तर प्रदेश की लड़ाई का शंख बज चुका है और आज पहला फेज है। पहले फेज में ये देखने को मिल रहा है कि काफी भारी तादाद में महिलाएं अपना मतदान करने आई हैं। महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में और हर पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अपने मैनिफेस्टो में कहा है। बागपत में वहाँ पे सुबह से ही इतनी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ठंड भी बहुत है। सर, मुद्दे कौन से रहेंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? केवल विकास का, केवल विकास के लिए, देश हित के लिए। संविधान ने हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की ताकत दी है। हम उसी का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें अपना जो विधायक है वो चुनना है, इसलिए यहाँ पर आए। लगातार बहुत ही ज्यादा सियासी रूप से वोटर सजग नजर आ रहा है। दोनों तरफ के पक्षों की बात सुनी है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सब मुद्दों में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो कोई भी जो भी पार्टी है जो इस चुनावी समर में उनकी नैया पार लगाता है। 58 सीटों की बात करें तो 2012 के चुनावों में मतदाताओं ने सभी को खुश कर दिया था, लेकिन 2017 में समीकरण पूरी तरह से बदल गया और यहाँ के मतदाताओं ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया था। इस बार फिर से समीकरण बदले बदले से नजर आ रहे हैं और कारण ये है कि इस बार ये इलाका किसान आंदोलन का गढ़ बन गया है। ये मिठास मुजफ्फरनगर की, ये मिठास बनी रहे। ये जीत रहे हैं कि क्या स्थिति है? हमें नहीं पता, इनकी वोट लेगी कोको। जवाब दीजिए इस पर। भाई वोट का क्या पता, बक्से में बंद है। कपिल देव अग्रवाल जी जवाब दीजिए। मंत्री भी हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता। राकेश टिकैत भाजपा को वोट कर रहे हैं, ये कुछ भी है, ये भाजपा को वोट कर रहे हैं। जाट बहुल इस इलाके में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हाथ मिला चुके हैं। जाटलैंड में मतदाताओं को अपना बताने का दम भी भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जयंत चौधरी की निष्ठा पर सवाल उठाए क्योंकि वो इस इलाके का होने के बावजूद वोट देने नहीं आए। नहीं, मेरा वोट मथुरा में है। हम लोग यहाँ बिजनौर में है क्योंकि सेकेंड राउंड और पहले राउंड के बीच में सिर्फ 2 ही दिन जो है चुनाव अभियान के हैं। चारू जो मेरी पत्नी है वो सुबह ही जाके मथुरा वोट डाल चुकी हैं
यहाँ कार्यक्रम खत्म होगा तो 6 बजे तक जो मतदान केंद्र खुले हैं मैं कोशिश करूंगा वहाँ पहुँच के अपनी वोट डालूं। मैं तो अपने गांव में जा रहा हूँ, उनकी वोट कहाँ है पूछ तो लो। कभी हुई ना वोट, हो सके दिल्ली में होगी, मुझे लगे कभी उनकी यूपी में वोट ही ना हो, दिल्ली में मिलेगी पक्का उनकी वोट। ऐसा तो नहीं कहा कि वो उनकी वोट नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप पता करो कहाँ है वोट, ये आप लोगों का भी काम है, जनता को बताओ कि उनकी वोट कहाँ है। राजनीति कहाँ की करते हैं, वोट कहाँ है। उत्तर प्रदेश में वोट नहीं है, आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? नहीं, इशारा कुछ नहीं करना। तो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपने ही कहा कि वोट नहीं डाल रहे, तो मैंने सोचा दिल्ली रहते हैं, यहाँ यूपी में तो रहते नहीं। पश्चिमी यूपी में जाट, किसान, दंगा और सुरक्षा व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस बार का चुनाव टिका हुआ है। मतदाताओं ने अपना फैसला जुबान से नहीं, अपनी वोटिंग इंक के निशान वाली उंगली से दिया है, जिसका नतीजा अब 10 मार्च को सामने आएगा और उसी दिन पता चलेगा किसके वादों में दम था। मुजफ्फरनगर से मौसमी सिंह और मेरठ से सईद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की जो सियासत का जो सत्ता का रास्ता है उसका शॉर्टकट पश्चिमी दरवाजे से है। जब यहाँ पर वोटर वोट देते हैं दिल खोलकर, तो उसके बाद बड़ी आसानी हो जाती है सरकार बनाने में। भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा अर्थ मालूम है। जब 2012 से 2017 तक आते हुए उसे 43 सीटों का फायदा हो गया था। हम आपको समझाते हैं इस पूरे क्षेत्र का समीकरण और किस तरीके से पिछली बार इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली थी। बीजेपी ने कुल 46% वोट हासिल किए थे और समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 2-2 सीटें मिली थी केवल। जाट राजनीति पर केंद्रित राष्ट्रीय लोकदल को केवल 1 सीट तब मिली थी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में ये स्थिति नहीं थी। उस समय हुए चुनावों में सभी पार्टियों में सीटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें बीएसपी को सबसे अधिक सीटें यहां से मिली थी। 2012 विधानसभा चुनावों में 58 सीटों में से बीजेपी को 10, समाजवादी पार्टी को 14, बीएसपी को 20, आरएलडी को 9, कांग्रेस को 4 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 11 सीटें मिली थी। यानी 2012 में केवल 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2017 चुनाव में 43 सीटों का फायदा हो गया और बीएसपी और समाजवादी पार्टी को भारी घाटा हुआ। वर्ष 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी केंद्र में काबिज हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन के मुद्दे ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में पैठ बनाने का बड़ा मौका दिया, जिसका उसे फायदा भी मिला। पश्चिमी यूपी में दरअसल बहुत सारे मुद्दे रहे जो बीजेपी को परेशान कर सकते थे, जैसे किसानों का मुद्दा और उसकी वजह से जाटों की नाराजगी। लेकिन बीजेपी ने दंगा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और बताया कि देखिए हमारा रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा है। इस दौर के प्रथम दौर के चुनावों में जो वीआईपी कैंडिडेट्स रहे उन पर भी जरा हम आपको जानकारी दे देते हैं। चूंकि बीजेपी के 9 मंत्री पहले चरण के मतदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इन 9 मंत्रियों में गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग, शामली से सुरेश राणा, मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से संदीप सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से कपिल देव अग्रवाल, बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मेरठ की हस्तिनापुर सीट से राज्य मंत्री दिनेश खटिक, आगरा छावनी से डॉक्टर गिरिराज सिंह धर्मेश, छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण चुनावी मैदान में। इसके अलावा भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम आपको यूपी चुनावों की ऐसी हॉट सीट्स के बारे में बताते हैं जहां की जंग पर सबकी नजर है। यूपी चुनावों के पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता मैदान में। इसमें नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक पंकज सिंह हैं, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से पंखुड़ी पाठक और समाजवादी पार्टी की ओर से सुनील चौधरी चुनावी मैदान में हैं। इस वजह से ये सीट अहम हो गई है। मुझे लगता है इस बार हम लोग 300 के ऊपर 350 के आसपास होंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो आज मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर एक सीट पर हमारी मार्जिन भी अच्छी होगी। जाट साथ आएगा, सब साथ है, हर राष्ट्रवादी साथ है, हर भारत माता की जय बोलने वाला साथ है। अगर पंकज जी गले मिलते, पैर छूते तो आज दबादब वोट पड़ती, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अपना नमस्ते जयराम जी मोबाइल नंबर देते नहीं है, तो आज थोड़ी सी बेरुखी लोग दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरी हॉट सीट है कैराना। कैराना से उठा पलायन का मुद्दा देश का मुद्दा तक बन चुका है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद हसन और बीजेपी की ओर से मृगांका सिंह मैदान में। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो अपराधियों का पलायन हुआ है यहाँ से, वो जनता देख रही है और समझ भी रही है।
और जनता चाहती है कि ये रामराज आगे भी 2022 के बाद 5 साल चले। हमारी जो जनता है वो सभी सच्चाई से अवगत है और सब इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर आपको पोलराइजेशन नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जया कैराना जवाब देगी मैंडेट के जरिए जैसे पहले दिया था। मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक संगीत सोम चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ अखिलेश ने अपने खास अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। देखा है कि लोकसभा में सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे सरधना पे, तो तब भी हारे थे। तो अब कौन सा गठबंधन अलग हो गया है? ये बात सच है कि 2 बार वो हमसे जीते हैं, लेकिन अब चेंज हो गई ये चीजें। यहाँ पर गठबंधन बहुत प्रभावी है। जमीनी स्तर पर हम लोग पिछले 12-14 साल से मेहनत कर रहे हैं। गठबंधन का फायदा मिल रहा है आपको? बहुत फायदा गठबंधन का है और जमीनी स्तर पर उसका फायदा हो रहा है। मथुरा से योगी कैबिनेट में मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ एसपी आरएलडी गठबंधन ने पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार प्रदीप माथुर को मैदान में उतारा है। साल 2012 से 2017 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शरीफ व्यक्ति थे, उनको उन्होंने ट्रैप में ले लिया, पर भगवान कृष्ण को ये ट्रैप में आसानी से नहीं ले पाएंगे। ये तो कौरव लोग हैं, इनको धकिया देंगे और बराबर खत्म कर देंगे। बीजेपी की ओर से थाना भवन सीट से योगी कैबिनेट में गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चुनावी मैदान में। पश्चिमी यूपी में जिन्ना का जवाब गन्ना से दिया गया और गन्ने की कीमत यहाँ के किसानों का बड़ा मुद्दा है। कोई घर ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ न हो। लोगों में अजीब उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का एक तरह से जलवा है। वो जलवा गांव के बूथ तक दिखाई दे रहा है। लोनी सीट पर भी चुनावी भिड़ंत काफी दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां से नंद किशोर गुर्जर को टिकट दिया है। उनके खिलाफ एसपी आरएलडी गठबंधन के मदन भैया चुनावी मैदान में। दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ जो रामराज है तो अली और बाहुबली का मतलब क्या है? यहाँ सिर्फ बजरंगबली रहेंगे। रामराज में तो हनुमान जी महाराज ही रहेंगे ना। अब तो भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हैं कि जितने पापी हैं उनका इंतजाम करने वाले। सर्वमान्य सब जातियों का वोट प्रतिशत हमें मिल रहा है, क्योंकि हर जातियों को उसने परेशान किया है। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट पर इस बार टक्कर जोरदार है। यहाँ से भाजपा छोड़कर सपा में गए अवतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में हैं, जिनकी टक्कर में बीजेपी ने विधायक धीरेन्द्र सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही नेता क्षेत्रवासियों की ओर से खुद पर भरोसा जता रहे हैं। कई देश में देखा है, एक असेंबली सीट पर पीएम भी और सीएम भी और फिर दोबारा सीएम को आना पड़ा। अगर इससे काम किए होते तो जनता को सीएम को दोबारा सीएम को आना पड़ा इसी थाने में। पिछली बार मुझे तकरीबन 1,03,000 वोट मिला था। इस बार हम 1,50,000 वोट तक पहुंचेंगे और एक तरफा जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। यूपी चुनावों में मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा खूब हुई और इसी के नाम पर पिछली बार सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी इस बार भी इस मुद्दे को जगाए रखना चाहती है। इस सीट से बीजेपी ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ सपा आरएलडी गठबंधन ने सौरभ स्वरूप को मैदान में उतारा। भारी उत्साह लोगों में है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में शानदार मतों से जीतेगी। मतदान के पहले चरण के समाप्ति के साथ दूसरे चरण के लिए प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियों को अंदाजा है कि इस बार पश्चिमी यूपी की जंग उनके लिए पहले जितनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा का वादा है तो दूसरी तरफ फ्री सामान का लालच, एक तरफ किसानों का मुद्दा है तो दूसरी तरफ दंगों का डर। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब बात उस मुद्दे की करते हैं जो एक तरह से चुनावी मुद्दा तो बना हुआ है, लेकिन बात छात्राओं की है। कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब विवाद चल रहा है और उस हिजाब विवाद में सुनवाई चल रही है कर्नाटक हाईकोर्ट में, तो लगातार तीसरे दिन के बाद जो बातें सामने आई हैं वो हम आपको एक एक करके बता दें, क्योंकि हिजाब समर्थकों को झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक इस स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा, लेकिन हिजाब पर विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कहीं हिजाब के समर्थन में जुलूस निकल रहे हैं, कहीं हिजाब के जवाब में भगवा साड़ी पहनकर महिलाएं रैलियां निकाल रही हैं और ऊपर से राजनीतिक बयानबाजी ने इस विवाद को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर हिजाब पर जारी विवाद अब कहां जाकर थमेगा, इसको लेकर कंफ्यूजन कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है।
कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन चुका है। कई शहरों में हिजाब के समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे हैं और हिजाब को कानूनी हक बताया जा रहा है। हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, फंडामेंटल राइट्स में है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। और आज कुछ भगवाधारी, कुछ असामाजिक तत्व, जो माँ बेटी बहने जो नकाब में निकल रही है, हिजाब पहन के निकल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शनों की देखा देखी अब पुणे में हिंदू संगठनों ने भी अपनी जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। पुणे में केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। कॉलेज का रूल है वो ही फॉलो करो ना, वहाँ पे अपना अलग हिजाब, अपना ये नहीं चाहिए। हम लोग इसके अगेंस्ट। पूना में भी स्कूल्स रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कभी कभार बिंदी मत लगाओ, मेहंदी मत पहनो, तो वो फॉलो हम लोग करते हैं। अगर हमको वो स्कूल में बच्चों को डालना है तो हम यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स, लाइक दैट दे शुड बी। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि कर्नाटक हाईकोर्ट को सिर्फ हिजाब पर ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक पहनावे की इजाजत पर सुनवाई करनी होगी, जिसे लेकर आज लगातार तीसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों वाली बड़ी बेंच ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इस मामले में फैसला आने तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a judgment in this case. ये मामला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं है, इसमें लड़कियों की शिक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। हिजाब विवाद की सुनवाई सोमवार तक टलने से पहले कोर्ट में इसे लेकर लंबी बहस हुई। याचिकाकर्ता छात्राओं के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हमने आपकी इस बात को समझ लिया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में इसको लेकर प्रावधान नहीं है। इसके बाद हेगड़े ने केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है। हेगड़े ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश देना चाहिए ताकि याचिका लगाने वाली लड़कियों को राहत मिल सके और वो इस सेशन में बची हुई 3 महीने की अवधि में कॉलेज अटेंड कर पाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी तब तक किसी स्टूडेंट को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप लोग इस तरह की चीजें ना पहनें। इस पर वकील हेगड़े ने कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारी आस्था को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हम सुनवाई जारी रहने तक सभी तरह के धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो इस मामले पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है, लेकिन ये विवाद टलता नजर नहीं आ रहा। हिजाब विवाद का असर अब बढ़ता जा रहा है। हिजाब बैन के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही हैं। ये हिजाब करना और नहीं करना ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, यानी जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है उस हिसाब से हम हमारी जिंदगी जी सकते, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है जो हम अपना डिसाइड करते। हम पर ऐसी कोई सख्ती नहीं है
और हम हमारे हक से पहनते हिजाब हो, और हमारे माँ बाप भी हमें बोलते नहीं कि तुम ऐसे आओ या ऐसा बैठो ऐसा पहनो, तो कोई हमें बोल नहीं सकता कि तुम ये करो वो करो। हम जो भी करते हैं हम हमारे लिए करते हैं, हमें पसंद है, हम इसलिए हिजाब पहनते हैं। हाईकोर्ट के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद को लेकर सुनवाई की याचिका लगाई गई। जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी हुई है, इम्तिहान में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। याचिका में तर्क था कि यह विवाद पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस पर फौरन सुनवाई करने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिजाब विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी। जब मुस्लिम बेटियां 1-2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। कुल मिलाकर एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सामाजिक विवाद के साथ साथ कानूनी विवाद का विषय भी बन चुका है और राजनीतिक विवाद का भी। लेकिन सवाल फिर वही है, स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है या हिजाब? आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, दूसरे दौर में मतदान यहाँ गोवा में होना है। सबसे छोटा राज्य है देश का, लेकिन देखिए बड़े बड़े दांव यहाँ पर लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अब से कुछ देर पहले यहाँ पर संपन्न हुई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि गोवा का मतलब ही है गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी और एस्पिरेशन। अरविंद केजरीवाल भी यहीं पर हैं। कांग्रेस पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर स्टेशन की हुई है, यानी गोवा पर सबका दांव है। और क्षेत्रीय पार्टियां तो खासकर अपनी किस्मत यहाँ पर पूरी तरीके से आजमाएंगी। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।